नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 104 टू 120। नमस्कार, गंगा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 104 को समझने वाले हैं, जिसे सबूत का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ भी कहते हैं। देखिए, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये एक बेहद फंडामेंटल और ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर कोर्ट में सबूत देगा कौन? अगर कोई विवाद होता है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है कि कोई खास बात सच है या नहीं? ये वो सवाल है जिस पर पूरा न्याय का सिस्टम टिका हुआ है। और इसी बड़े सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक बहुत ही बुनियादी नियम में। इस नियम को समझने के लिए हमें सेक्शन 104 की जड़ तक जाना होगा। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 104 का जो बेयर एक्ट टेक्स्ट है वो कहता है, जो कोई चाहता है कि कोई न्यायालय किसी ऐसे कानूनी अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर करता है जिनका वो दावा करता है, उसे यह साबित करना होगा कि वे तथ्य मौजूद हैं। ये बेयर एक्ट की एकदम सटीक भाषा है और हाँ, एग्जाम के लिए इसे याद रखना जरूरी है। तो इस भारी भरकम कानूनी भाषा का आखिर मतलब क्या है? बहुत सिंपल शब्दों में इसका मतलब है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी किसी फैक्ट को साबित करने की जिम्मेदारी उसी इंसान की है जो कह रहा है कि वो फैक्ट सच है। मतलब जो कोर्ट में कोई बात कहेगा उसे ही वो बात साबित करनी पड़ेगी। यही इसका गोल्डन रूल है। अच्छा, अब जो बात सच में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस सेक्शन को अगर पूरी तरह समझना है तो हमें इसके ज़रूरी हिस्सों या कह लीजिए इंग्रेडिएंट्स को तोड़ तोड़ कर देखना होगा। मेंस के एग्जाम में अच्छे और डिटेल्ड आंसर लिखने के लिए ये एनालिसिस बहुत काम आता है। तो देखिए, इस सेक्शन के 5 मुख्य तत्व हैं। पहला है असर्शन ऑफ फैक्ट, मतलब कोई पार्टी कुछ बातें क्लेम करती है। दूसरा, वो क्लेम किसी लीगल राइट या लायबिलिटी के बारे में होना चाहिए। तीसरा, कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो इन्हीं फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा। चौथा, जो इंसान दावा कर रहा है उसी की ड्यूटी टू प्रूव, यानी साबित करने की जिम्मेदारी है। और आखिरी, इनिशियल बर्डन, मतलब शुरुआती भार उसी पर होता है जो सबसे पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। ये सारे तत्व मिलकर एक लॉजिकल चेन बनाते हैं, जैसा कि इस फ्लो चार्ट में दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले एक पार्टी कुछ फैक्ट्स का दावा करती है, यानी असर्शन। ये दावा एक कानूनी अधिकार यानी क्लेम से जुड़ा होता है। इसी से उस पार्टी पर सबूत का भार यानी बर्डन आ जाता है और फिर दिए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट अपना फैसला यानी जजमेंट सुनाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोर्ट में मामले इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि असली कोर्टरूम में सेक्शन 104 कैसे लागू होता है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंट केस लॉज देखेंगे। एक सिचुएशन मान लेते हैं, अ ने ब पर केस कर दिया कि ब ने उससे लिया हुआ कर्ज वापस नहीं किया। अब यहां सबूत का भार किस पर होगा? अ पर। अ को पहले यह साबित करना पड़ेगा कि उसने सच में ब को कर्ज दिया भी था। अगर वो ये साबित नहीं कर पाता तो कोर्ट अ के हक में फैसला नहीं दे सकती। कानून को अगर उसकी असली आत्मा के साथ समझना है तो केस लॉज तो पढ़ने ही पड़ेंगे, खासकर एग्जाम के लिए। तो चलिए अब सेक्शन 104 से जुड़े कुछ बहुत जरूरी कोर्ट के फैसलों पर बात करते हैं। सबसे पहला और लैंडमार्क केस है अनिल ऋषि वर्सेस गुरबख्श सिंह। इस केस में कोर्ट ने यह प्रिंसिपल सेट किया कि सबूत का भार उस पार्टी पर होता है जो किसी मुद्दे के अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव पहलू को क्लेम करता है, और यह बर्डन तब तक उसी पार्टी पर रहता है जब तक वो एक प्रीमा फेसी यानी पहली नजर में अपना केस साबित नहीं कर देता। अगला केस रंगम्माल वर्सेस कुप्पुस्वामी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस ने लीगल बर्डन और एविडेंशियल बर्डन के बीच के फर्क को साफ किया। लीगल बर्डन होता है पूरे केस को साबित करने का ओवरऑल भार, जो कभी नहीं बदलता, वो फिक्स रहता है। जबकि एविडेंशियल बर्डन होता है किसी एक खास फैक्ट को साबित करने का भार, जो ट्रायल के दौरान एक पार्टी से दूसरी पार्टी पर शिफ्ट हो सकता है। मेंस एग्जाम के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। और आखिर में नारायण गोविंद गावटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 104 के इसी बेसिक प्रिंसिपल को एक बार फिर से कंफर्म कर दिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बर्डन उसी पर है जो अपने किसी कानूनी हक के लिए कोई फैक्ट क्लेम कर रहा है,
आप जानते हैं, कानून के कई नियम सदियों पुराने सिद्धांतों पर टिके होते हैं जिन्हें हम अक्सर लैटिन मैग्जिम्स में पाते हैं। सेक्शन 104 भी ऐसे ही कुछ पावरफुल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस नियम के पीछे वो पुराना रोमन सिद्धांत क्या है? ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसने पूरी दुनिया के लीगल सिस्टम को शेप दिया है। वो सिद्धांत इस मैगजीन में छुपा है। ई इनकम्बिट प्रोबैटियो क्वी डिचिट नॉन क्वी नेगेट। इसका मतलब है सबूत का भार उस पर है जो दावा करता है, उस पर नहीं जो इनकार करता है। ये एक लाइन सेक्शन 104 का पूरा सार है। इसी से जुड़ा एक और मैग्जिम है एक्टोरी इनकम्बिट ओनस प्रोबैंडी। इसका मतलब है सबूत का भार वादी यानी प्लेंटिफ पर होता है। यह खासतौर पर सिविल केसेस पर लागू होता है जहां प्लेंटिफ ही केस शुरू करता है तो शुरुआती बर्डन भी उसी का होता है। ठीक है, अब अपना फोकस पूरी तरह से एग्जाम पर लाते हैं। अब हम पुराने और नए कानून के बीच का फर्क देखेंगे और कुछ खास एग्जाम टिप्स पर बात करेंगे। तो देखिए, ये जो प्रोविजन है ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 101 में था। अब इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 104 से बदल दिया गया है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सेक्शन का नंबर बदल गया है, लेकिन जो कोर लीगल प्रिंसिपल है वो बिल्कुल वही है। अब कुछ बहुत काम की एग्जाम टिप्स। प्रीलिम्स में सेक्शन नंबर और इसके बेसिक प्रिंसिपल पर डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं। मेंस में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहां आपको पहचानना होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है। लीगल बर्डन और एविडेंशियल बर्डन के बीच का फर्क, इस पर शॉर्ट नोट एक बहुत कॉमन सवाल है। और हां, इस फर्क वाले सवालों के लिए रंगम्माल वर्सेस कुप्पुस्वामी केस जरूर याद रखिएगा। तो चलिए, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसका एक फाइनल क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी जरूरी बातें दिमाग में बैठ जाएं। तो बस ये मुख्य बातें याद रखिए। सेक्शन है 104 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसका कोर कॉन्सेप्ट है जो दावा करता है उसे साबित करना होगा। इसके पीछे का की मैक्सिम है एक इनकम्बिट प्रोबैटियो क्वी डिचिट, और एग्जाम के लिए इसकी इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा है। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर ऐसे ही डिटेल्ड और फोकस लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। एक ऐसा सेक्शन समझने जा रहे हैं जो हर लीगल केस की कह सकते हैं नींव होता है। सेक्शन 105। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आखिर सबूत देने की जिम्मेदारी किसकी है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले हम सेक्शन 105 का कोर रूल समझेंगे, फिर इसके प्रैक्टिकल टेस्ट को ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये अदालतों में काम कैसे करता है, कुछ गाइडिंग लीगल प्रिंसिपल्स पर भी नजर डालेंगे, और हाँ, सबसे जरूरी, एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए पहले पार्ट से शुरू करते हैं, द कोर रूल। यहाँ हम सेक्शन 105 के उस फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझेंगे जिसे लीगल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है बेयर एक्ट की लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या है, चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी लीगल केस में सबूत पेश करने का बोझ उस इंसान पर होगा जो हार जाएगा, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी कोई भी एविडेंस पेश न करे। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेस्ट है, और कोर्ट इसी टेस्ट का इस्तेमाल करके डिसाइड करती है कि आखिर केस को प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी है। ठीक है, तो ये जो फेलियर टेस्ट है, चलिए इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। सेक्शन 105 को ठीक से समझने के लिए इसके 3 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ अ सूट, मतलब कोर्ट के सामने एक एक्टिव लीगल केस होना चाहिए। दूसरा, एब्सेंस ऑफ एविडेंस, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कोर्ट मन में ये सोचती है कि क्या होगा अगर कोई भी एविडेंस ना दे। और तीसरा है फेलियर टेस्ट, जो कहता है कि इस इमेजिनरी सिचुएशन में जो भी पार्टी हारेगी, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर आ जाएगा। अच्छा, तो कोर्ट इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करती है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू होती है। स्टेप 2, कोर्ट एक हाइपोथेटिकल बनाती है कि मान लो दोनों तरफ से कोई एविडेंस नहीं आया। स्टेप 3, अब कोर्ट ये आइडेंटिफाई करती है कि इस हालत में कौन सी पार्टी फेल होगी, मतलब हारेगी। और फाइनली स्टेप 4, जो पार्टी फेल हो रही है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर डाल दिया जाता है। सिंपल। तो अब तक हमने थ्योरी तो समझ ली, अब देखते हैं कि ये सेक्शन 105 असल में प्रैक्टिस में कैसे काम करता है।
इस सेक्शन में हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और लैंडमार्क केस लॉज को एग्जामिन करेंगे। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्रिमिनल केस का। मान लेते हैं कि ए नाम के व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगा है। अब सवाल ये उठता है कि ये साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि ए चोर है, या फिर ए को खुद को बेगुनाह साबित करना होगा? सोचते हैं इस पर। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक लैंडमार्क्ड जजमेंट में, कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस केस में कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ले डाउन किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एविडेंस पेश नहीं किया जाता तो अक्यूज्ड को बरी करना ही होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा और हमेशा प्रोसिक्यूशन पर ही होता है। ये क्रिमिनल लॉ का एक गोल्डन रूल है जो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है। ठीक है, क्रिमिनल केसेस की बात हो गई, अब सिविल मैटर्स का क्या? अनिल ऋषि वर्सेस गुरबख्श सिंह के केस में कोर्ट ने ये क्लियर किया कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पर होता है जो असर्ट्स द अफर्मेटिव, मतलब जो किसी बात का दावा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि ये जमीन मेरी है, तो ये साबित करने का भार भी उसी पर होगा। यहाँ भी एट इट्स कोर सेक्शन 105 का वही फेलियर टेस्ट ही काम कर रहा है। एक और केस देखते हैं, रंगमल वर्सेस कुप्पुस्वामी। इस केस ने भी सेक्शन 105 के कोर प्रिंसिपल को ही रीट्रीट किया, मतलब दोहराया। कोर्ट ने फिर से कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पार्टी पर है जो एविडेंस न होने पर फेल हो जाएगी। लेकिन इस केस में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आया। कोर्ट ने इनिशियल बर्डन और शिफ्टिंग बर्डन के बीच का डिफरेंस भी समझाया। मतलब एक बार प्लेंटिफ ने अपना केस प्राइमा फेसी प्रूव कर दिया तो बर्डन शिफ्ट होकर डिफेंडेंट पर चला जाता है कि वो उसे रीबट करे या गलत साबित करे। चलिए अब हम अपने चौथे सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स को देखेंगे जो सेक्शन 105 से जुड़े हैं, और इस सेक्शन की ओवरऑल वैल्यू को समझेंगे। ये एक बहुत ही फेमस लैटिन मैक्सिम है, ई इनकुम्बिट प्रोबाटियो क्वी डिचिट नॉन क्वी नेगात। इसका मतलब बहुत सिंपल है, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द वन हु डिक्लेयर्स, नॉट ऑन वन हु डिनाइज। मतलब सबूत का भार उस पर है जो कुछ कह रहा है, जो दावा कर रहा है, न कि उस पर जो इनकार कर रहा है। ये मैक्सिम आप कह सकते हैं सेक्शन 105 की आत्मा है। एक और मैक्सिम है एक्टोरी इनकुम्बिट ओनस प्रोबांडी। इसका मतलब है द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ, मतलब सबूत का भार प्लेंटिफ पर होता है। ये मैक्सिम स्पेशली सिविल केसेस में अप्लाई होता है क्योंकि प्लेंटिफ ही तो है जो एक्शन शुरू करता है, जो केस लेकर कोर्ट आता है, तो जाहिर है दावा साबित करने का बोझ भी उसी पर होगा। तो आखिर सेक्शन 105 की एविडेंशियल वैल्यू क्या है, इसका महत्व क्या है? चलिए क्विकली समराइज करते हैं। पहली बात, ये बर्डन ऑफ प्रूफ तय करने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेस्ट देता है। दूसरी बात, ये फेयरनेस इंश्योर करता है क्योंकि ये शुरुआत में ही जिम्मेदारी तय कर देता है। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस पर अप्लाई होता है। सिविल में यूजुअली प्लेंटिफ पर और क्रिमिनल में हमेशा प्रोसिक्यूशन पर। और हाँ, एक बात जरूर याद रखनी है कि इनिशियल बर्डन डिस्चार्ज होने के बाद ये बर्डन शिफ्ट भी हो सकता है। और अब आते हैं इस डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, स्पेशली जुडिशरी और एपीओ एस्पिरेंट्स के लिए, एग्जाम फोकस एंड रिवीजन। देखिए, एग्जाम्स के लिए एक बहुत जरूरी टिप, प्रीलिम्स में सेक्शन 105 से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मेंस में आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जहां एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको ये रूल अप्लाई करना होगा। इसलिए सिर्फ थ्योरी नहीं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए जाने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बस 3 बातें याद रखनी है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 105। कोर कंसेप्ट क्या है? बर्डन उस पार्टी पर है जो एविडेंस न होने पर फेल हो जाएगी। और की प्रिंसिपल क्या है कि राइट्स को प्रूव करना पड़ता है, उन्हें प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता। जुडिशरी, एपीओ और लॉ से जुड़े दूसरे एग्जाम्स पर फोकस्ड ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिएगा। ये सेक्शन इस बारे में है कि किसी भी सबूत को कोर्ट में पेश करने से पहले कुछ बुनियादी और ज़रूरी बातों को कैसे साबित किया जाता है। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के नज़रिए से ये एक बेहद ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए इस डिस्कशन को एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आजकल हम सबके दिमाग में आता है, क्या एक व्हाट्सएप चैट को अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है? इसका जवाब हमें सेक्शन 107 के प्रिंसिपल्स में ही मिलता है और आज हम इसी को विस्तार से समझेंगे।
तो आज के इस विश्लेषण में हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम समझेंगे कि सेक्शन 107 क्या है, इसके कोर इंग्रेडिएंट्स क्या है, अदालतों में ये कैसे काम करता है, इसके पीछे के कानूनी सिद्धांत क्या हैं, और आखिर में एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत जरूरी टेकअवेज। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सेक्शन 107 है क्या। इसे साक्ष्य कानून का एक फाउंडेशनल रूल, मतलब एक बुनियादी नियम माना जाता है। आप इसे एक तरह का एक सेफ्टी गार्ड या सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। देखिए, इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी सबूत अदालत के सामने रखने से पहले वो बुनियादी तथ्य साबित हो जाएं जो उस सबूत को कानूनी तौर पर मजबूत और वैध बनाते हैं। ये नियम हमें अविश्वसनीय सबूतों से बचाता है। अब बेयर एक्ट की भाषा को देखें तो हाँ, ये थोड़ी सी टेक्निकल लग सकती है, लेकिन इसका सार बहुत सीधा है। आसान शब्दों में इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप कोई सबूत अदालत में रखना चाहते हैं तो ये साबित करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है कि वो सबूत क्यों और कैसे वैलिड है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर। चलिए, इस सेक्शन को और गहराई से समझने के लिए इसके मुख्य हिस्सों यानी कोर इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, इस सेक्शन के 3 बहुत ही जरूरी तत्व हैं। पहला है फाउंडेशनल फैक्ट, मतलब वो बुनियादी बात जिसे आपको सबसे पहले साबित करना होगा। दूसरा, पर्पस ऑफ एडमिसिबिलिटी, यानी ये फाउंडेशनल फैक्ट साबित ही इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो मेन एविडेंस है वो एडमिसिबल यानी स्वीकार्य हो सके। और तीसरा, बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब साबित करने का भार, वो हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो सबूत पेश करना चाहता है। इस नियम को लीगल लैंग्वेज में कंडीशन प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, मतलब एक शर्त जो पहले पूरी होनी चाहिए। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए स्टेप 1 आप फैक्ट बी को बतौर सबूत पेश करना चाहते हैं, तो स्टेप 2 आपको पहले उससे जुड़ा एक फाउंडेशनल फैक्ट ए साबित करना होगा। और स्टेप 3 जब फैक्ट ए साबित हो जाएगा, सिर्फ तभी आपका फैक्ट बी अदालत में एडमिसिबल माना जाएगा। अदालतें इसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करती हैं। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। हमारे तीसरे भाग में हम देखेंगे कि सेक्शन 107 असल में कोर्ट में कैसे काम करता है, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और केस लॉ के साथ। सोचिए, एक केस में सीसीटीवी फुटेज पेश की गई है। अब उस फुटेज को एक मजबूत सबूत मानने से पहले 2 बातें साबित करनी होंगी। पहली, कि जिस कैमरे से ये रिकॉर्डिंग हुई वो ठीक से काम कर रहा था, और दूसरी कि इस फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़, कोई टैंपरिंग नहीं हुई है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। अगर ये फाउंडेशनल फैक्ट्स प्रूव नहीं हुए तो कोर्ट उस फुटेज को एविडेंस नहीं मानेगी। और अब चलिए वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। व्हाट्सएप चैट का क्या? जी हाँ, इसे भी सबूत बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त वही है, आपको पहले ये साबित करना होगा कि वो फोन या अकाउंट किसका है। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के नियमों के तहत ये साबित करना होगा कि ये चैट ऑथेंटिक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जब ये फाउंडेशनल फैक्ट साबित हो जाएंगे, तभी वो चैट कोर्ट में एक सबूत बनेगी। एविडेंस एक्ट में इसका एक क्लासिक स्टैट्यूटरी इलस्ट्रेशन भी है जो सेकेंडरी एविडेंस से जुड़ा है। मान लीजिए आप किसी खोए हुए डॉक्यूमेंट की कॉपी कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, तो उस कॉपी को, जिसे हम सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं, उसे पेश करने से पहले आपको ये फाउंडेशनल फैक्ट साबित करना होगा कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो सच में खो गया है या नष्ट हो गया है। इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस काशीराम। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत पर जोर दिया। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अगर आप प्रिलिमिनरी फैक्ट्स यानी बुनियादी तथ्यों को स्थापित करने में फेल हो जाते हैं तो आपके मुख्य सबूत की एविडेंशियरी वैल्यू बहुत कमजोर हो जाती है। मतलब एक मजबूत फाउंडेशन के बिना आप कोई अनुमान या इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते। तो अब तक हमने देखा कि ये सेक्शन क्या है और कैसे काम करता है। अब अपने चौथे भाग में हम इस नियम के पीछे की लीगल थ्योरी और प्रिंसिपल्स को समझते हैं। ये पूरा सेक्शन एक बहुत ही फंडामेंटल लीगल मैक्सिम पर आधारित है, आई इनकम्बिट प्रोबाटियो क्वी डिचिट नॉन क्वी नेगाट। ये सुनने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसका मतलब बहुत सरल है कि सबूत का भार हमेशा उस पर होता है जो किसी बात पर जोर दे रहा है या कुछ असर्ट कर रहा है, ना कि उस पर जो इनकार कर रहा है। एक और लीगल मैक्सिम है जो इस बात को और भी खूबसूरती से समझाता है, सबलातो फंडामेंटो कार्डित ओपस। इसका मतलब है जब नींव हटा दी जाती है तो ढांचा गिर जाता है। एविडेंस लॉ में भी यही बात लागू होती है। अगर फाउंडेशनल फैक्ट ही साबित नहीं हुआ तो उस पर टिका हुआ मुख्य सबूत अपने आप गिर जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी।
तो आखिर में सेक्शन 107 की एविडेंशियल वैल्यू क्या है, ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सबसे पहले तो सबूतों की रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करता है। दूसरा, ये सेकेंडरी एविडेंस या डाइंग डिक्लेरेशंस जैसी चीज़ों के मिसयूज़ को रोकता है। और सबसे बढ़कर ये ट्रायल में प्रोसीजरल फेयरनेस को मजबूत करता है। और अब हम आते हैं अपने सबसे ज़रूरी हिस्से पर, ख़ासतौर पर हमारे जुडिशरी और एपीओ एस्पिरेंट्स के लिए। चलिए अब एग्ज़ाम फोकस के साथ रिवीजन और टेकअवेज देखते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है वो है नए कानून के बारे में। ये जो प्रोविज़न है ये नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भी मौजूद है, बस इसका सेक्शन नंबर बदल गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में ये सेक्शन 107 था और अब बीएसए में ये सेक्शन 109 है। आपको ये दोनों ही नंबर याद रखने हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है कि अगर कोई फाउंडेशनल फैक्ट्स को प्रूव नहीं कर पाया तो क्या होगा? देखिए, इसके लिए कोई सज़ा नहीं है, लेकिन इसका परिणाम बहुत गंभीर है। वो एविडेंस सीधा सीधा इनएडमिसिबल मान लिया जाएगा। इसका मतलब है कि कोर्ट उसे कंसिडर ही नहीं करेगी। वो सबूत केस के लिए प्रैक्टिकली वर्थलेस हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम टिप्स की। प्रीलिम्स के लिए आपको डायरेक्ट सेक्शन नंबर या इसके कोर प्रिंसिपल पर सवाल आ सकता है, लेकिन मेंस के लिए तैयार रहिएगा। वहां आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें सीसीटीवी, सेकेंडरी एविडेंस या व्हाट्सएप चार्ट जैसा कोई सिनेरियो होगा और आपको सेक्शन 107 का प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। 3 बातें बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली, सेक्शन 107 इंडियन एविडेंस एक्ट और नया नंबर सेक्शन 109 बीएसए। दूसरी, इसका कोर कॉन्सेप्ट सबूत को एडमिसिबल बनाने के लिए पहले फाउंडेशन प्रूव करो। और तीसरी, एग्जाम के लिए ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए एक हाई इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक है। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़े ऐसे ही फोकस्ड कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सेक्शन पर बात करने वाले हैं, सेक्शन 108। ये सेक्शन इसलिए खास है क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ के एक सबसे बुनियादी नियम को पलट देता है। अगर जुडिशरी या एपीओ एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो इस सेक्शन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ का सबसे पहला सिद्धांत क्या है। यही कि गुनाह साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है, और वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के स्तर पर। लेकिन सेक्शन 108 यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट ले आता है। ये कहता है कि कुछ खास सिचुएशंस में सबूत देने का भार, यानी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो प्रोसिक्यूशन से हटकर सीधा सीधा अक्यूज्ड यानी अभियुक्त पर चला जाता है। तो चलिए इस सेक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम इसके बेसिक रूल से शुरू करेंगे, फिर इसके ज़रूरी एलिमेंट्स को समझेंगे, ये भी देखेंगे कि कोर्ट में ये कैसे काम करता है, इसके पीछे के कानूनी सिद्धांत क्या हैं, और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी बातों पर फोकस करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। सेक्शन 108 आखिर कानून की किताब में कहता क्या है। कानून की भाषा बिल्कुल साफ है। अगर किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप है और वो अपने बचाव में कहता है कि उसका केस जनरल एक्सेप्शंस में आता है, जैसे कि प्राइवेट डिफेंस या मानसिक अस्वस्थता, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है। और जब तक वो इसे साबित नहीं कर देता, कोर्ट यही मानकर चलेगी कि ऐसी कोई बचाव वाली परिस्थिति थी ही नहीं। अच्छा, अब इस कानून को और भी गहराई से समझने के लिए चलिए इसके जो ज़रूरी तत्व हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उन्हें एक एक करके देखते हैं। सेक्शन 108 के 4 मुख्य तत्व हैं। पहला, एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब किसी व्यक्ति पर औपचारिक रूप से आरोप लगा हो। दूसरा, प्ली ऑफ एक्सेप्शन, यानी आरोपी अपने बचाव में किसी जनरल या स्पेशल एक्सेप्शन का दावा करे। तीसरा, बर्डन ऑन अक्यूज्ड, उस एक्सेप्शन को साबित करने का भार खुद आरोपी पर होगा। और चौथा, प्रिजम्पशन बाय कोर्ट, मतलब जब तक साबित न हो जाए अदालत ये मानकर चलेगी कि ऐसा कोई एक्सेप्शन था ही नहीं। तो कोर्ट में ये प्रक्रिया इन 4 स्टेप्स में काम करती है। नंबर 1, अपराध का आरोप लगता है। नंबर 2, आरोपी किसी एक्सेप्शन का बचाव लेता है। नंबर 3, ठीक इसी पॉइंट पर बर्डन ऑफ प्रूफ पलट जाता है और आरोपी पर आ जाता है। और नंबर 4, अदालत ये मान लेती है कि एक्सेप्शन मौजूद नहीं है जब तक कि आरोपी उसे साबित ना कर दे। थ्योरी तो हमने समझ ली, अब देखते हैं कि ये कानून असल में कोर्ट की कार्रवाई में कैसे लागू होता है। तो सवाल यही है कि असल केसेस में ये काम कैसे करता है।
चलिए इसे कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझते हैं। एक सबसे क्लासिक उदाहरण है सेल्फ डिफेंस का। मान लीजिए ए ने बी की हत्या कर दी और कोर्ट में कहता है कि उसने ये काम अपनी आत्मरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस में किया। अब सेक्शन 108 के हिसाब से ये साबित करने का पूरा भार ए पर है कि बी से सच में उसकी जान को खतरा था और उसने सिर्फ उतनी ही फोर्स का इस्तेमाल किया जितनी उस समय जरूरी थी। एक और बहुत ही आम उदाहरण है इंसैनिटी डिफेंस का। सोचें, कोई आरोपी हमला करता है लेकिन अपने बचाव में कहता है कि जिस वक्त उसने अपराध किया वो मानसिक रूप से बीमार था। तो इस मामले में उसी को यह साबित करना होगा, उसे मेडिकल रिकॉर्ड्स, एक्सपर्ट गवाह जैसे सबूत कोर्ट में पेश करने होंगे। प्रोसिक्यूशन को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो मानसिक रूप से ठीक था। देखिए, इस सेक्शन को सिर्फ बेर एक्ट पढ़कर नहीं समझा जा सकता। इसे सही मायनों में समझने के लिए हमें उन लैंडमार्क जजमेंट्स और कानूनी सिद्धांतों को देखना होगा जिन्होंने इसे आज का रूप दिया है। और इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण और लैंडमार्क केस है दयाभाई छगनभाई ठाकर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इस केस में सबसे बड़ा सवाल यह था कि इंसैनिटी डिफेंस को साबित करने के लिए सबूत का स्तर क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी बात कही। हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर है, लेकिन उसे प्रोसिक्यूशन की तरह बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जैसे ऊंचे स्तर पर कुछ भी साबित नहीं करना है। आरोपी को अपना बचाव सिर्फ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के आधार पर साबित करना होता है। ये चार्ट इस अंतर को बहुत ही साफ तरीके से दिखाता है। एक तरफ है प्रोसिक्यूशन का बर्डन, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जो कि एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। आप इसे 95% मान सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्यूज्ड का बर्डन है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जो सिर्फ 51% है। इसका सीधा मतलब है कि आरोपी को बस ये दिखाना है कि उसकी बात सच होने की संभावना ज्यादा है, बस। सेक्शन 108 के पीछे का जो सिद्धांत है वो इस लैटिन कानूनी कहावत पर आधारित है, ई इनकम्बिट प्रोबाटियो कोई दिसित। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कोई दावा करता है। क्योंकि यहां आरोपी एक एक्सेप्शन का दावा कर रहा है, तो उसे साबित करने का भार भी उसी पर है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए क्या क्या याद रखना है। जुडिशरी प्रीलिम्स में इस सेक्शन से डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं। मेंस में आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जहां आपको इस सेक्शन का एप्लीकेशन दिखाना होगा। हमेशा याद रखिए, प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड के लिए प्रूफ के स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। और हां, ज्यादा नंबरों के लिए अपने जवाब में दयाभाई छगनभाई ठक्कर केस का जिक्र जरूर करें। तो चलिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं। ये 4 बातें बिल्कुल याद रखें। सेक्शन है 108। इसका मेन कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन साबित करने का भार आरोपी पर है। सबूत का स्तर क्या है? प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। और सबसे जरूरी केस कौन सा है? दयाभाई छगनभाई ठक्कर। और अंत में एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगर आरोपी किसी एक्सेप्शन के बारे में एक रीजनेबल डाउट पैदा करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पर पूरी तरह से साबित नहीं कर पाता, तो अदालत को क्या फैसला देना चाहिए? इस कानूनी पहेली पर जरूर सोचिएगा। जुडिशरी, एपीओ और अन्य कानून से जुड़ी परीक्षाओं के लिए और भी कंटेंट देखने के लिए गंगा एजुकेशन से जुड़े रहें। आज हम कानून के एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत को समझेंगे जो बर्डन ऑफ प्रूफ के जनरल रूल से एक कदम आगे जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी केस में एक जरूरी सबूत, एक जरूरी फैक्ट किसी एक ही व्यक्ति की खास जानकारी में हो, तो उसे साबित कौन करेगा? कोर्ट ऐसी मुश्किल को कैसे सुलझाता है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 109 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये सेक्शन ऐसी सिचुएशन से डील करता है जब किसी फैक्ट की जानकारी विशेष रूप से, यानी स्पेशली किसी एक ही इंसान के पास होती है। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। कानून की भाषा में इसका मतलब है जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई ऐसी बात है जो खास तौर पर सिर्फ आपको पता है, तो कोर्ट में उसे साबित करने की जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। ये फेयरनेस और कॉमन सेंस का ही प्रिंसिपल है। इस सेक्शन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट, एक फैक्ट होना चाहिए जिसे साबित करना जरूरी है। सेकंड, वो फैक्ट किसी व्यक्ति की स्पेशल नॉलेज में होना चाहिए, यानी उसकी खास जानकारी सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को है। और थर्ड, उस फैक्ट को प्रूफ करने का बर्डन यानी कि भार उसी व्यक्ति पर शिफ्ट हो जाएगा। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए
चलिए एक बहुत ही क्लासिक और एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल देखते हैं, द रेलवे टिकट केस। चलिए मान लेते हैं कि ए नाम का एक व्यक्ति है जिस पर बिना टिकट ट्रेन में सफर करने का आरोप लगा है। टीटी उसे पकड़ लेता है और मामला सीधा कोर्ट पहुंच जाता है। अब इस केस में सबसे जरूरी फैक्ट क्या है? यही कि क्या ए ने टिकट खरीदा था? ये एक ऐसा फैक्ट है जो स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ ए है। टिकट खरीदा या नहीं, ये बात ए से बेहतर भला और कौन जान सकता है। अगर खरीदा है तो जाहिर है टिकट उसी के पास होगा। यहां पर आती है सबसे क्रूशियल बात। यहां कानून कहता है कि ये साबित करने का बोझ ए पर है कि उसने टिकट खरीदा था। प्रोसिक्यूशन यानी रेलवे को ये साबित करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि उसने टिकट नहीं खरीदा। ए को सिर्फ अपना टिकट दिखाना है और बात साबित हो जाएगी। ये सेक्शन 109 का एक ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशन है। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अदालतों ने इस सेक्शन को आखिर इंटरप्रेट कैसे किया है। इसके लिए हम एक लैंडमार्क केस देखते हैं। केस का नाम है शंभुनाथ मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर। अब इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया कि यह सेक्शन सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स पर लागू होता है जो खास तौर पे अक्यूज्ड के नॉलेज में है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि प्रोसिक्यूशन अपनी मुख्य जिम्मेदारी यानी केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करने के बर्डन से मुक्त हो गया है। प्राइमरी बर्डन हमेशा प्रोसिक्यूशन पर ही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं नए कानून की और आपके एग्जाम्स के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी जानकारी के लिए। ये जो सेक्शन है ना, ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंडर सेक्शन 106 हुआ करता था। अब ये रिप्लेस हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से। तो नंबर बदल गया है, 106 से अब 109 हो गया है। लेकिन इसका जो कोर प्रिंसिपल है, जो मूल सिद्धांत है, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट सेक्शन नंबर या इलिस्ट्रेशन बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है और मेंस में इस पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और हाँ, एपीओ एग्जाम में भी इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है, इस पूरी चर्चा को चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रहें। 3 बातें याद रखनी हैं। पहला, सेक्शन नंबर है 109 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट है कि जिस व्यक्ति के पास किसी फैक्ट की स्पेशल नॉलेज है उसे साबित करने का भार उसी पर होगा। और तीसरा, एग्जाम इंपॉर्टेंस, ये जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। तो ये था सेक्शन 109 का एक फोकस्ड एनालिसिस। ऐसे ही और जुडिशरी फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। सेक्शन 110 और सेक्शन 111। देखिए, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से लाइफ और डेथ से जुड़ी इन लीगल प्रिजम्पशंस को समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी व्यक्ति के जिंदा या मुर्दा होने पर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो कानून क्या मानकर चलेगा। देखिए, ऐसी सिचुएशंस में ना सोशल ऑर्डर बनाए रखने और फ्रॉड को रोकने के लिए कानून हमें कुछ क्लियर प्रिजम्पशंस देता है जिन्हें हम रिबटेबल प्रिजम्पशंस कहते हैं। ये एक तरह के लीगल टूल्स हैं जो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार एक पार्टी से दूसरी पार्टी पर डाल देते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 110 को। ये सेक्शन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की निरंतरता के जनरल रूल को एस्टैब्लिश करता है। अच्छा, तो इस सेक्शन का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही सीधा सा है। ये कहता है कि अगर ये बात साबित हो जाए कि कोई इंसान पिछले 30 साल के अंदर मतलब 30 इयर्स के भीतर जिंदा था, तो कानून क्या मानेगा? कानून यही मानकर चलेगा कि वो अभी भी जिंदा है। अब ऐसे में अगर कोई दूसरा आकर ये दावा करे कि अरे नहीं वो तो मर चुका है, तो फिर ये साबित करने की जिम्मेदारी यानी ओनस उसी इंसान पर आ जाएगी। सेक्शन 110 का जो लीगल फाउंडेशन है वो इस लैटिन मैक्सिम पर टिका है, सेमल वीवस सेम्पर वीवस। इसका मतलब होता है एक बार जीवित तो हमेशा जीवित माना जाएगा। ये मैक्सिम ही प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ का आधार है जब तक कि इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न पेश कर दिया जाए। तो फिर इस सेक्शन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हुए? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, किसी व्यक्ति के जिंदा या मुर्दा होने पर एक सवाल या विवाद होना चाहिए। दूसरा, इस बात का सबूत होना चाहिए कि वो व्यक्ति पिछले 30 सालों के अंदर जिंदा देखा गया था। तीसरा, कानून ये प्रिज्यूम कर लेगा कि वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, उसे मरा हुआ साबित करने की जिम्मेदारी उस इंसान पर होगी जो ये दावा कर रहा है।
इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। ए ये दावा करता है कि बी मर चुका है ताकि उससे बी की प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि बी को तो 10 साल पहले ही जिंदा देखा गया था। बस यहीं पर सेक्शन 110 अप्लाई हो जाएगा और अब ए को ही यह साबित करना पड़ेगा कि बी की मौत हो चुकी है। लेकिन अब एक और सिचुएशन सोचिए, क्या होगा अगर कोई इंसान 7 साल या उससे भी ज्यादा समय से लापता है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, किसी ने कुछ सुना ही नहीं है, तो क्या तब भी कानून उसे जिंदा ही मानेगा? यहीं पर इस जनरल रूल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सेप्शन सामने आता है, और ये एक्सेप्शन हमें मिलता है सेक्शन 111 में, जो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ यानी मृत्यु की उपधारणा के बारे में बात करता है। ये सेक्शन उन मामलों को हैंडल करता है जहां कोई व्यक्ति लंबे समय से मिसिंग है। सेक्शन 111 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में 7 साल तक उन लोगों ने नहीं सुना है जो नेचुरली उसके बारे में सुनते, जैसे कि उसकी फैमिली, करीबी दोस्त या पड़ोसी, तो कानून ये मान लेगा कि वो व्यक्ति मर चुका है। और यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। अब जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जो ये दावा कर रहा है कि वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है। तो सेक्शन 111 को अप्लाई करने के लिए 2 मेन कंडीशंस हैं। पहली, उस व्यक्ति के बारे में 7 साल से किसी ने कुछ सुना ना हो, और दूसरी, ये वो लोग हों जो आमतौर पर उसके कांटेक्ट में रहते हैं। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो कानून मृत्यु की उपधारणा करता है और सबूत का भार उस व्यक्ति पर चला जाता है जो उसके जिंदा होने का दावा कर रहा है। इस पॉइंट पर LIC ऑफ इंडिया वर्सेस अनुराधा का मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस में कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात साफ की। कोर्ट ने कहा कि 7 साल तक किसी के बारे में न सुने जाने पर सेक्शन 111 के तहत प्रिजम्पशन ऑफ डेथ तो बनती है, लेकिन ये सेक्शन मृत्यु की एग्जैक्ट डेट के बारे में कुछ नहीं कहता। ये सिर्फ ये प्रिज्यूम करता है कि व्यक्ति मर चुका है, पर कब मरा ये नहीं बताता। अगर किसी केस में मौत की तारीख साबित करना जरूरी है तो उसके लिए अलग से सबूत देना होगा। सेक्शन 110 तो डेथ के टाइम पर लागू ही नहीं होता, क्योंकि वो तो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ पर बेस्ड है। अब मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए इन दोनों सेक्शंस के बीच का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इनका एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है टाइम फ्रेम का और बर्डन ऑफ प्रूफ का। सेक्शन 110 में टाइम फ्रेम क्या है? 30 साल। और ये क्या प्रिज्यूम करता है? प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की धारणा। तो यहां बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? उस पर जो कहता है कि व्यक्ति मर चुका है। दूसरी तरफ सेक्शन 111 में टाइम फ्रेम क्या है? सिर्फ 7 साल। और यहां प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, यानी मृत्यु की धारणा। तो जाहिर है बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया। अब ये उस पर है जो कहता है कि नहीं, वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है। चलिए अब कुछ एग्जाम फोकस टिप्स और की टेकअवेज देख लेते हैं, जो जुडिशरी और APO एस्पिरेंट्स के लिए बहुत काम के साबित होंगे। देखिए, प्रीलिम्स में इन सेक्शंस के टाइम फ्रेम्स पर, यानी 30 साल और 7 साल पर डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं। मेंस एग्जाम में आपको इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और हाँ, सेक्शन 110 और 111 के बीच अंतर बताने के लिए एक शॉर्ट नोट लिखने को भी कहा जा सकता है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। सेक्शन 110 कॉन्सेप्ट है प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, टाइम पीरियड है 30 साल और बर्डन ऑफ प्रूफ है उस पर जो डेथ क्लेम कर रहा है। सेक्शन 111 कॉन्सेप्ट है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, टाइम पीरियड है 7 साल और बर्डन ऑफ प्रूफ है उस पर जो लाइफ क्लेम कर रहा है। ये टेबल लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। जुडिशरी, APO और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर केंद्रित ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा, कभी सोचा है कि कोर्ट में जब कोई केस चलता है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी आखिर होती किसकी है? मतलब सबूत कौन देगा? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे साक्ष्य कानून के 2 बहुत ही जरूरी सेक्शंस, सेक्शन 112 और 113 के जरिए। तो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग का ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि सबूत का बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, कौन सी पार्टी कोर्ट को कन्विंस करेगी। लॉ ऑफ एविडेंस का सेक्शन 112 और 113 कुछ खास सिचुएशंस में इसका बिल्कुल साफ साफ जवाब देते हैं। चलिए तो अपनी डिस्कशन के पहले पिलर से शुरू करते हैं, जो है सेक्शन 112। ये सेक्शन कानूनी रिश्तों के बने रहने यानी कंटिन्यूटी ऑफ लीगल रिलेशनशिप्स की एक प्रिजम्पशन से डील करता है। तो देखिए, सेक्शन 112 का जो कोर प्रिंसिपल है
वो ये है कि अगर एक बार कोर्ट में ये साबित हो जाए कि दो लोगों के बीच पार्टनर्स का, मकान मालिक किराएदार का या प्रिंसिपल एजेंट जैसा कोई रिश्ता था, तो कानून ये मानकर चलेगा कि वो रिश्ता अभी भी चल रहा है। ये तो हुई लीगल लैंग्वेज। अब आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टी ये कहती है कि वो रिश्ता अब खत्म हो गया है, तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। जो पार्टी उस रिश्ते को खत्म हुआ बता रही है, सबूत का बोझ उसी के ऊपर होगा, उसी को ये प्रूव करना होगा। सेक्शन 112 को ठीक से समझने के लिए इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, एक्टिंग इन रिलेशनशिप, मतलब पहले ये तो साबित हो कि दोनों पक्ष उस रिश्ते में काम कर रहे थे। दूसरा, प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसके हिसाब से कानून मान लेगा कि हाँ, ये रिश्ता अभी भी एग्जिस्ट करता है। और तीसरा, जो सबसे क्रूशल है, बर्डन ऑन डिनाइंग पर्सन, यानी जो भी व्यक्ति उस रिश्ते से इनकार करेगा, साबित करने का बोझ उसी पर होगा। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए कोर्ट में रेंट रिसीट्स दिखाकर ये प्रूव कर देता है कि बी उसका किराएदार था। अब बी कहता है कि नहीं, किराएदारी तो पिछले महीने ही खत्म हो गई। तो यहाँ पर सेक्शन 112 एकदम से एक्टिव हो जाएगा। अब सबूत का बोझ ए से शिफ्ट होकर बी पर आ जाएगा। बी को ही ये प्रूफ करना होगा कि टेनेंसी कैसे और कब टर्मिनेट हुई। तो ये था सेक्शन 112। अब हम अपनी डिस्कशन के दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, यानी सेक्शन 113। ये सेक्शन रिलेशनशिप्स की नहीं बल्कि ओनरशिप यानी मालिकाना हक के सिद्धांत पर फोकस करता है। देखिए, सेक्शन 113 का सेंट्रल आइडिया बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि कब्जा यानी पोजेशन ओनरशिप का पहला और सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी चीज पर काबिज है तो कानून पहली नजर में उसे ही मालिक मानेगा, जब तक कोई और आके इससे बेहतर हक साबित ना कर दे। इस सेक्शन का लॉजिक बहुत सीधा है। जिसके पास पोजेशन है, कानून की नजर में वही मालिक है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस पर अपना दावा करता है तो कानून उससे कहता है, ठीक है, क्लेम आपका है तो साबित भी आप ही करो। मतलब सबूत का पूरा बोझ चैलेंजर पर ही होगा। अच्छा, तो इस सेक्शन के एसेंशियल्स क्या हैं? पहला, क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक को लेकर कोई लीगल डिस्प्यूट होना चाहिए। दूसरा, प्रूफ ऑफ पोजेशन, यानी साबित होना जरूरी है कि उस व्यक्ति के पास उस चीज का कब्जा है। और तीसरा, बर्डन ऑन चैलेंजर, यानी जो भी कब्जे वाले व्यक्ति के ओनरशिप को चैलेंज कर रहा है, सबूत का बोझ उसी के ऊपर है। इसको भी एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए कि ए एक जमीन के टुकड़े पर सालों से शांति से काबिज है। अब भी अचानक से एक केस फाइल करता है और कहता है कि वो उस जमीन का असली मालिक है। तो इस सिचुएशन में सेक्शन 113 के मुताबिक बर्डन ऑफ प्रूफ पूरी तरह से बी पर होगा। बी को बहुत मजबूत सबूत जैसे टाइटल डीड्स पेश करने होंगे, ये साबित करने के लिए कि उसका हक ए से बेहतर है। अब सिर्फ सेक्शंस को पढ़ना काफी नहीं है, राइट? चलिए अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स और लीगल मैगजिम्स पर नजर डालते हैं, जो इन सेक्शंस को लेकर हमारी समझ को और भी पक्का कर देंगे। कृष्णा मोहन कुल बनाम प्रतिमा मैती का मामला सेक्शन 112 के लिए एक लैंडमार्क केस है। इसमें कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि एक बार किराएदारी का रिश्ता इस्टैब्लिश हो गया तो जो पार्टी इससे इनकार कर रही है, सबूत का बोझ उसी के ऊपर होगा। ये सेक्शन 112 का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अच्छा, ये पूरा सिद्धांत एक बहुत ही फेमस लीगल मैगजिम पर आधारित है, एक्टोरी इनकम्बिट ओनिस प्रोबांडी। इसका सिंपल सा मतलब है कि सबूत का बोझ हमेशा उस पर होता है जो दावा कर रहा है, उस पर नहीं जो इनकार कर रहा है। सेक्शन 112 में भी रिश्ता खत्म होने का दावा करने वाले पर ही तो साबित करने का बोझ होता है। अब सेक्शन 113 से जुड़ा एक केस देखते हैं। नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड बनाम केसी अलेक्जेंडर में कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी बात कही। कोर्ट ने कहा कि कब्जा अपने आप में एक बहुत अच्छा टाइटल है और ये दुनिया में हर उस व्यक्ति के खिलाफ वैलिड है जो उससे बेहतर टाइटल नहीं दिखा सकता। सेक्शन 113 की जो पूरी नींव है वो इस लीगल मैक्सिम में छिपी हुई है, पोजेशो प्राइमा फेसी ओस्टेंडिट डोमिनिम। इसका सीधा सा अर्थ है कि कब्जा पहली नज़र में मालिकाना हक का सबसे बड़ा सबूत है। इनफैक्ट ये इस सेक्शन का सार है। ऑलराइट, तो हमने लीगल प्रिंसिपल्स और केस लॉज को तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। जुडिशरी और एपीओ जैसे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शंस इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? जुडिशरी और एपीओ एस्पायरेंट्स के लिए कुछ खास टिप्स।
देखिए, प्रीलिम्स में सीधा सेक्शन नंबर या उसके कोर प्रिंसिपल पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, जहां आपको एक सिचुएशन देकर बर्डन ऑफ प्रूफ तय करने को कहा जाएगा। और हाँ, इंटरव्यू में आपसे सेक्शन 112 और 113 के प्रिजम्पशंस के बीच का कंसेप्चुअल डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। चलिए, डिस्कशन के अंत में एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि जो भी हमने सीखा है वो दिमाग में एकदम सेट हो जाए और दोनों सेक्शंस के बीच का फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। तो जो मेन डिफरेंस है वो याद रखिए। सेक्शन 112 का आधार है रिश्ते का बने रहना, जबकि सेक्शन 113 का आधार है कब्जे से मालिकाना हक। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो सेक्शन 112 में ये रिश्ता नकारने वाले पर है और सेक्शन 113 में ये मालिकाना हक को चैलेंज करने वाले पर है। और आखिर में सेक्शन 112 कुछ खास रिश्तों पर ही लागू होता है, जबकि सेक्शन 113 किसी भी व्यक्ति और किसी भी संपत्ति पर लागू हो सकता है जिसका कब्जा उसके पास हो। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर फोकस करने वाले ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 114 को समझने वाले हैं। देखिए, ये सेक्शन बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत के भार के चैप्टर से जुड़ा है। और हाँ, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये बेहद ज़रूरी है। आज की इस चर्चा में हम इसके प्रोविजंस को देखेंगे, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज और आखिर में एग्जाम के लिए क्या क्या टिप्स हैं, इन सब पर बात करेंगे। अच्छा, तो ये सेक्शन कहता क्या है? सेक्शन 114 के अनुसार जब दो पार्टियों के बीच हुए किसी ट्रांजैक्शन की गुड फेथ यानी उसकी नीयत पर सवाल उठता है और उन दोनों में से एक पार्टी दूसरे पर एक्टिव कॉन्फिडेंस यानी सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, तो उस ट्रांजैक्शन की सच्चाई को साबित करने का जो बोझ है वो उसी पार्टी पर होगा जो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है। अब बिल्कुल आसान शब्दों में अगर समझें तो इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति पर भरोसा किया गया है उसी को ये प्रूफ करना होगा कि भाई उसने कोई बेईमानी नहीं की है। इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए हमें 4 मुख्य बातों या कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स को देखना होता है। पहला, एक ट्रांजैक्शन यानी कोई लेन देन होना जरूरी है। दूसरा, दोनों पार्टियों के बीच एक्टिव कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में फिड्यूशरी रिलेशनशिप भी कहते हैं, जैसे एक वकील और क्लाइंट का रिश्ता या फिर एक डॉक्टर और उसके मरीज का रिश्ता। तीसरा, उस लेन देन की ईमानदारी पर, उसकी गुड फेथ पर कोई सवाल खड़ा हुआ हो। और चौथा और सबसे जरूरी, जो प्रूफ का बर्डन है वो उस डोमिनेंट पार्टी पर होगा, यानी उस पार्टी पर जो भरोसे की एक मजबूत स्थिति में है। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट असल में इस सेक्शन को लागू कैसे करता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले कोर्ट ये चेक करता है कि क्या पार्टियों के बीच कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप मौजूद है। फिर दूसरा स्टेप, कोर्ट ये देखता है कि क्या उस ट्रांजैक्शन पर सवाल उठाया गया है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो कानून एक तरह से ये मानकर चलता है कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो। इसे हम लीगल प्रिजम्पशन कहते हैं। और इसी वजह से जो सबूत का भार है वो कमजोर पार्टी से हटकर जो डोमिनेंट पार्टी है उस पर शिफ्ट हो जाता है। और फिर फाइनल स्टेप में उसी डोमिनेंट पार्टी को ये प्रूफ करना पड़ता है कि जो भी लेन देन हुआ था वो पूरी तरह से ईमानदारी और गुड फेथ में किया गया था। चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। और देखिए, किसी भी कानून को अच्छी तरह से समझने के लिए एक्ट में दिए गए इलस्ट्रेशन से बेहतर कुछ नहीं होता। तो पहले हम उन्हीं पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला और क्लासिक उदाहरण है एक वकील और उसके क्लाइंट का। मान लीजिए कि एक क्लाइंट अपनी कोई प्रॉपर्टी अपने ही वकील को बेच देता है। अब यहाँ पर क्योंकि वकील लीगल मैटर्स का एक्सपर्ट है और एक भरोसे की पोजीशन में है, तो कानून यह मानता है कि सबूत का भार उसी वकील पर होगा। उसे कोर्ट में ये साबित करना होगा कि उसने प्रॉपर्टी का बिल्कुल सही दाम दिया था और अपने क्लाइंट पर किसी भी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोई दबाव नहीं डाला था। अब दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं, जो एक पिता और पुत्र के संबंध के बारे में है। सोचिए, एक बेटा है जो अभी अभी बालिग हुआ है, मतलब जस्ट आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, और वो अपनी कोई प्रॉपर्टी अपने पिता को बेच देता है। तो इस सिचुएशन में कानून ये मानकर चलता है कि एक पिता का अपने बेटे पर एक नेचुरल इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए ये साबित करने का भार पिता पर आ जाता है कि ये जो सौदा हुआ वो बेटे की पूरी समझ और सहमति से, बिना किसी दबाव के और पूरी तरह से गुड फेथ में किया गया था। अच्छा, तो एक्ट में दिए गए इन उदाहरणों के अलावा भी ये सेक्शन कई दूसरी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में भी लागू होता है, जिन्हें हमारे कोर्ट्स ने टाइम टू टाइम रिकॉग्नाइज किया है।
जी हाँ, ये जो प्रिंसिपल है ये और भी कई रिश्तों पर लागू होता है, जैसे कि एक डॉक्टर और मरीज, एक ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, या फिर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच। एक और बहुत ही आम उदाहरण जो देखने को मिलता है वो है जब बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता से कोई संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं। तो याद रखिए, इन सभी मामलों में जो पार्टी ज्यादा मजबूत स्थिति में है उसी को ट्रांजैक्शन की फेयरनेस साबित करनी पड़ती है। देखिए, किसी भी लीगल प्रोविजन की सही इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए अदालतों के जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कृष्णा मोहन कल वी प्रतिमा मैती के केस में कोर्ट ने इसी सिद्धांत को और भी ज्यादा मजबूती दी। कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि जहां भी एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है वहां डोमिनेंट पार्टी को ही ये प्रूव करना होगा कि ट्रांजैक्शन में कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था और वो पूरी तरह से ईमानदारी से किया गया था। मतलब कोर्ट ने बर्डन ऑफ प्रूफ को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से डोमिनेंट पार्टी पर ही रखा। इसी तरह सुभाष चंद्र दास मुशिब वर्सेस गंगा प्रसाद दास मुशिब के मामले में भी अदालत ने इसी बात को रीअफर्म किया। कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति डोमिनेंट पोजीशन में है उसे ये साबित करना होगा कि ट्रांजैक्शन सिर्फ फेयर ही नहीं था बल्कि वॉलंटरी भी था। मतलब कमजोर पार्टी ने वो ट्रांजैक्शन अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के किया था। अक्सर कानून के कई बड़े बड़े सिद्धांत जो हैं वो सदियों पुराने लैटिन मैक्सिम्स यानी कानूनी सूत्रों पर आधारित होते हैं, और ये सेक्शन भी अपनी जो भावना है वो कुछ ऐसे ही सूत्रों से लेता है। इससे जुड़ा एक बहुत ही रेलेवेंट मैक्सिम है फ्रॉड्स एट यूस नुंकम कोहैबिटन। इसका सीधा सा मतलब है कि धोखाधड़ी और न्याय कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, और ये मैक्सिम सेक्शन 114 का जो कोर पर्पस है उसे बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स में धोखाधड़ी को रोकना और न्याय को सुनिश्चित करना। तो चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शन में से क्या याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो सेक्शन नंबर पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा। और मेंस एग्जाम के लिए आपको डॉक्टर मरीज या वकील क्लाइंट जैसे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स पर आधारित प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव कॉन्फिडेंस या फिड्यूशियरी ड्यूटी जैसे कॉन्सेप्ट्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी बिल्कुल तैयार रहिए। और अंत में एक क्विक रिवीजन के लिए ये 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहला, सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में सबूत का भार हमेशा डोमिनेंट पार्टी पर होता है। और तीसरा, इसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हाई इंपॉर्टेंस रखता है। जुडिशरी, एपीओ और दूसरी कानून की परीक्षाओं पर फोकस करने वाले ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन पर बात करेंगे। यह है धारा 115। जुडिशरी और एपीओ की परीक्षाओं के लिहाज से देखें तो यह एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। जरा सोचिए, क्या किसी अपराध वाली जगह पर सिर्फ मौजूद होना ही किसी को अपराधी बना सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल का जवाब हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में मिलता है। चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके कवर करेंगे। हम धारा 115 के परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर इसके जरूरी तत्व, केस लॉ और कानूनी सिद्धांतों को समझेंगे, और हां, आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर भी पूरा ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 115, जिसका शीर्षक है कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा, यह डिस्टर्ब्ड एरियाज यानी अशांत क्षेत्रों में होने वाले कुछ खास अपराधों के लिए एक विशेष कानूनी उपधारणा, मतलब एक लीगल प्रिजम्पशन का नियम तय करती है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 115। यह सेक्शन अशांत क्षेत्रों में हुए कुछ खास अपराधों के बारे में एक प्रिजम्पशन की बात करता है। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए यह सेक्शन समझना बहुत ही जरूरी है। बेयर एक्ट की ये जो लाइन है, यही इस पूरी धारा का सार है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अगर कुछ शर्तें पूरी हो जाती हैं तो कोर्ट ये मानकर चलेगी कि उस व्यक्ति ने ही अपराध किया है जब तक कि वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर देता। लेकिन एक बात पर गौर करना होगा, ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है, यानी एक ऐसी उपधारणा जिसे सबूत देकर गलत साबित किया जा सकता है। अच्छा,
अब इस धारा को सही तरीके से समझने और लागू करने के लिए इसके जो आवश्यक तत्व हैं यानी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स उन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। इससे पहले कि कोर्ट इस प्रिजम्पशन को लागू करे, जो प्रोसिक्यूशन पक्ष है उसे कुछ जरूरी बातें साबित करनी पड़ती हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से तत्व हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, इस प्रिजम्पशन के लिए 5 मुख्य तत्व हैं। पहला, अपराध स्पेसिफाइड होना चाहिए, जैसे दंगा या विधि विरुद्ध जमाव। दूसरा, घटना एक घोषित अशांत क्षेत्र में होनी चाहिए, जिसे सरकार किसी कानून जैसे AFSPA के तहत घोषित करती है। तीसरा, यह साबित करना होगा कि आरोपी उस घटना वाली जगह पर मौजूद था। चौथा, सशस्त्र बलों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल हुआ हो। और पांचवां और सबसे जरूरी, ये एक रिबटल प्रिजम्पशन है, जिसका मतलब है कि अपनी बेगुनाही साबित करने का भार अब आरोपी पर आ जाता है। ये फ्लो चार्ट इस धारा की पूरी कानूनी प्रक्रिया को बड़े अच्छे से दिखाता है। देखिए, सबसे पहले एक अशांत क्षेत्र में अपराध होता है, फिर प्रोसिक्यूशन आरोपी की मौजूदगी को साबित करता है। इसके बाद कोर्ट ये मान लेती है कि आरोपी दोषी है, और फिर आखिर में आरोपी को मौका मिलता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे। यहाँ पर जो सबूत का भार है वो प्रोसिक्यूशन से हटकर आरोपी पर चला जाता है। इस तरह के जो भी विशेष प्रावधान होते हैं उनकी संवैधानिक वैधता को समझने के लिए केस लॉ यानी अदालती फैसलों का बहुत बड़ा रोल होता है। इस संदर्भ में करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला एक ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। हालांकि ये फैसला सीधे सीधे धारा 115 पर नहीं है, लेकिन ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कोर्ट आतंकवाद और अशांत क्षेत्रों से जुड़े ऐसे विशेष कानूनों को किस नजरिए से देखती है। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि आतंकवाद और विद्रोह जैसी गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए ऐसे विशेष कानूनों की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि ऐसी अवधारणाएं तभी तक मान्य हैं जब तक वे खंडन करने योग्य हों यानी रिबटेबल हों और आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाए। कानून में कई सूत्र या मैक्सिम होते हैं जो उन मूल सिद्धांतों को बताते हैं जिन पर ऐसे कानून टिके होते हैं। इस सिद्धांत को एक कानूनी सूत्र प्रेजम्प्शियो यूरिस टंगटुम से भी समझ सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कानून की खंडन करने योग्य उपधारणा। ये सीधे तौर पर धारा 115 से जुड़ता है, जहां अदालत कुछ मान लेती है लेकिन वो अंतिम सच नहीं है, उसे सबूतों से चुनौती दी जा सकती है। तो अब बात करते हैं इस धारा के व्यवहारिक प्रभाव, इसके दायरे और इसके नतीजों की। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये एक बिल्कुल नया प्रावधान है। जो पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था, उसमें इस तरह की खास उपधारणा के लिए कोई सीधी धारा नहीं थी। इसे नए कानून में इसलिए जोड़ा गया है ताकि अशांत क्षेत्रों में आज के समय की सुरक्षा चुनौतियों से निपटा जा सके। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति एक अशांत क्षेत्र में एक भीड़ में पाया जाता है और वो भीड़ पुलिस के खिलाफ बंदूकें चला रही है। प्रोसिक्यूशन ये साबित कर देता है कि ए वहां मौजूद था। अब क्या होगा? अब अदालत ये मान लेगी कि ए उस गैरकानूनी गतिविधि का हिस्सा था और अब ये ए की जिम्मेदारी होगी कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे। तो संक्षेप में इस धारा की एविडेंसरी वैल्यू ये है कि ये शामिल होने की एक कानूनी उपधारणा बनाती है। ये सबूत का भार आरोपी पर डालती है। ये सिर्फ असाधारण स्थितियों में ही लागू होती है और ये उपधारणा एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिब्यूटेबल है। यह सार्वजनिक सुरक्षा और व्यक्ति के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिहाज से हमें किन मुख्य बातों पर फोकस करना है? जुडिशरी और APO एग्जाम्स के लिए इस सेक्शन को बहुत अच्छे से समझना होगा। प्रीलिम्स में सीधा सेक्शन नंबर या उपधारणा की प्रकृति पर सवाल आ सकता है कि ये रिब्यूटेबल है या नहीं। जहां तक मेंस की बात है तो किसी डिस्टर्ब्ड एरिया के सिनेरियो पर आधारित एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक क्विक रिवीजन के लिए ये मुख्य बातें हमेशा याद रखनी है। पहला, सेक्शन नंबर 115। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट जो कि एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है। और तीसरा, परीक्षा के लिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और आखिर में एक सवाल जिस पर विचार करना चाहिए, क्या धारा 115 राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक जरूरी कानूनी हथियार है या फिर ये निर्दोषिता की उपधारणा के सिद्धांत के लिए एक संभावित खतरा है? इस पर सोचिएगा जरूर। जुडिशरी, APO और दूसरी कानूनी परीक्षाओं से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 116 की।
देखिए, ये जो सेक्शन है ना, ये एक बच्चे की लेजिटिमेसी यानी उसकी वैधता की धारणा से डील करता है। और मैं आपको बता दूं, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस पूरे सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसका बेसिक रूल क्या है, फिर इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है वो समझेंगे। इसमें एक ही एक्सेप्शन है, नॉन एक्सेस, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस देखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी एग्जाम के लिए क्या की टेकअवेज हैं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 116 के बेसिक रूल्स से। आपको ये समझना होगा कि ये सेक्शन लॉ ऑफ एविडेंस में सबसे मजबूत प्रजम्पशंस में से एक है। मतलब कानून इसे बहुत सीरियसली लेता है। और इसका असल मकसद क्या है? इसका मकसद है एक बच्चे की सोशल स्टेटस और उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, तो बेयर एक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई बच्चा एक वैलिड मैरिज के दौरान पैदा होता है या फिर मैरिज खत्म होने के 280 दिनों के अंदर पैदा होता है और उसकी मां अनमैरिड रहती है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा कि वो बच्चा उसी आदमी का लेजिटिमेट चाइल्ड है। अब इस शब्द पर ध्यान दीजिए, कंक्लूसिव प्रूफ। ये बहुत पावरफुल टर्म है। इसका सीधा मतलब है कि एक बार ये फैक्ट साबित हो गए तो कोर्ट इसे फाइनल मानेगी। इसके खिलाफ कोई और एविडेंस अलाउ नहीं किया जाएगा, सिवाय एक एक्सेप्शन के, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो चलिए इस सेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को एक-एक करके तोड़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इस सेक्शन का जो लॉजिकल फ्लो है ना, वो बहुत सिंपल है। कानून दो बेसिक फैक्ट से शुरू करता है। स्टेप 1, एक वैलिड मैरिज होनी चाहिए। स्टेप 2, बच्चा उस मैरिज के दौरान या उसके टूटने के 280 दिन के अंदर पैदा होना चाहिए। बस, अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो कानून सीधे कंक्लूजन पर पहुंच जाता है, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। आइए इन कीवर्ड्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले वैलिड मैरिज। इसका मतलब है कि शादी लीगली रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, कोई भी इनफॉर्मल अरेंजमेंट नहीं। दूसरा, बर्थ टाइमिंग। यहां कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, या तो मैरिज के चलते हुए जन्म हो या मैरिज डिसॉल्व होने के 280 दिन के अंदर, प्रोवाइडेड कि मां ने दूसरी शादी ना की हो। और आखिर में कंक्लूसिव प्रूफ, जैसा मैंने बताया, ये एक फाइनल प्रिजम्पशन है। इसे आप नॉर्मल एविडेंस से चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पावरफुल प्रिजम्पशन को कभी तोड़ा जा सकता है? क्या इसका कोई तोड़ है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राउंड पर। लॉ इसके लिए केवल एक एक्सेप्शन देता है, जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सेस का सिद्धांत। तो ये नॉन एक्सेस आखिर है क्या? देखिए, इसका लीगल मीनिंग बिल्कुल साफ है। इसका मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ के पास उस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी जब बच्चा कंसीव हो सकता था। और एक बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, यहां अपॉर्चुनिटी ना होने की बात हो रही है। सिर्फ ये कहना कि हमारे रिश्ते खराब थे काफी नहीं है। आपको ये प्रूव करना होगा कि फिजिकल एक्सेस मतलब शारीरिक संपर्क कंप्लीटली इम्पॉसिबल था। और यहीं से पता चलता है कि कानून बच्चे के राइट्स को कितना प्रोटेक्ट करता है। नॉन एक्सेस को साबित करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस इंसान पर होता है जो बच्चे की लेजिटिमेसी को चैलेंज कर रहा है। और ये बर्डन बहुत हैवी होता है। आप सिर्फ शक के आधार पर या बस एक डीएनए टेस्ट की मांग करके इसे साबित नहीं कर सकते। आपको कॉन्क्रीटली ये दिखाना होगा कि फिजिकल कॉन्टैक्ट का कोई चांस ही नहीं था। चलिए अब देखते हैं कि हमारे कोर्ट्स, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई किया है। कुछ लैंडमार्क केसेस को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की। ये एक लैंडमार्क केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही क्लियर प्रिंसिपल सेट किया। कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट का ऑर्डर रूटीन में पास नहीं किया जा सकता पैटर्निटी को डिस्प्रूव करने के लिए। इस सेक्शन के तहत जो स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है उसकी रिस्पेक्ट करनी ही होगी। डीएनए टेस्ट कोई मजाक नहीं है, इसे कैजुअली ऑर्डर नहीं कर सकते। इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए कमती देवी वर्सेस पोशीराम के केस में भी कोर्ट ने यही बात दोहराई। कोर्ट ने फिर से एम्फेसाइज किया कि लेजिटिमेसी की ये जो प्रिजम्पशन है ये कंक्लूसिव है। इसे सिर्फ और सिर्फ नॉन एक्सेस प्रूव करके ही डिस्प्लेस किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। तो इन केसेस से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जुडिशरी बच्चे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी फर्म है। सेक्शन 116 के पीछे की जो लीगल फिलॉसफी है ना, वो एक बहुत फेमस लैटिन मैक्सिम में छुपी है, पार्टियर एस्ट क्वेम नुक्तियर डेमोन्स्ट्रेंड। इसका मतलब है द फादर इज ही हुम द मैरिज इंडिकेट्स, मतलब शादी ही पिता की ओर इशारा करती है। सच कहूं तो ये मैक्सिम इस पूरे सेक्शन की आत्मा है।
ये फैमिली रिलेशंस में स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी लाती है। ठीक है, थ्योरी और केस लॉज हो गए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जुडिशरी और एपीओ एस्पिरेंट्स को एग्जाम के लिए क्या-क्या बातें याद रखनी है। एविडेंस लॉ में सेक्शन 116 एक इरेपिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्रिएट करता है। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब है एक ऐसी धारणा जिससे झुठलाया नहीं जा सकता। अब इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, ये बच्चे को सोशल स्टिग्मा यानी सामाजिक कलंक से बचाता है। दूसरा, ये बच्चे के प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस के राइट्स को सिक्योर करता है। और तीसरा, ये पैटर्निटी पर फालतू के मुकदमों को रोककर लीगल सर्टेनिटी देता है। एक और ज़रूरी बात जो आपको एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए, ये जो प्रोविजन है ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 11(2) में था। अब नए कानून यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसे सेक्शन 116 बना दिया गया है। लेकिन याद रखिए, जो कोर प्रोविजन है, जो इसका सार है, वो बिल्कुल सेम है। एग्जाम के लिए एक फाइनल टिप, प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रिजम्पशन के नेचर पर कि ये रिबटेबल है या कंक्लूसिव, और इसके सिंगल एक्सेप्शन यानी नॉन एक्सेस पर। मेंस में आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है जहां आपको इन प्रिंसिपल्स को एक गिवन सिचुएशन में अप्लाई करना होगा। तो चलिए, जाने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बस 4 बातें दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, सेक्शन 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। तीसरा, इसका एकमात्र एक्सेप्शन प्रूफ ऑफ नॉन एक्सेस। और चौथा, वो लीगल मैक्सिम पेटर एस क्वेम नुप्तिए डिमॉन्स्ट्रेंट। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर ऐसे ही इन डेप्थ लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 2 बहुत ही जरूरी सेक्शंस के बारे में, सेक्शन 117 और सेक्शन 118। देखिए, ये दोनों ही सेक्शंस शादीशुदा महिलाओं से जुड़े अपराधों में जो प्रिजम्पशन होता है यानी कि कानूनी अनुमान, उससे डील करते हैं। और अगर आप जुडिशरी या एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का फर्क समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल यहां से बनते ही बनते हैं। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये दोनों प्रिजम्पशंस हैं क्या। फिर इनके बीच जो सबसे बड़ा फर्क है मे और शेल का, उसे समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि असल में कोर्ट रूम में ये कैसे लागू होते हैं। कुछ जरूरी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कोर्ट कब, किन हालात में किसी पति या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ ये मानकर चल सकती है कि उन्होंने सुसाइड के लिए उकसाया है या फिर दहेज हत्या की है। और जानते हैं, इसी सवाल का जवाब छिपा है इन दोनों सेक्शंस के बीच के एक बहुत ही अहम फर्क में। चलिए, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन दोनों सेक्शंस की जो पूरी कानूनी ताकत है ना, वो सिर्फ 2 शब्दों पर टिकी है। एक है मे मतलब कर सकेगा, और दूसरा है शैल मतलब करेगा। बस यही वो बुनियादी फर्क है जो इन दोनों सेक्शंस को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है। अच्छा, इस टेबल को देखिए, इससे समझना और भी आसान हो जाएगा। एक तरफ है सेक्शन 117 जो एक शादीशुदा महिला की आत्महत्या की बात करता है। दूसरी तरफ है सेक्शन 118 जो दहेज हत्या यानी डाउरी डेथ की बात करता है। टाइम का भी फर्क है। सेक्शन 117 तब लगता है जब सुसाइड शादी के 7 साल के अंदर हुआ हो, लेकिन 118 में कहा गया है मृत्यु से ठीक पहले, मतलब क्रूरता मौत से कुछ ही समय पहले हुई हो। और क्रूरता का नेचर भी अलग है। 117 में जनरल क्रूएल्टी भी हो सकती है, लेकिन 118 में क्रूएल्टी खास तौर पर दहेज से जुड़ी होनी चाहिए। और अब सबसे बड़ा पॉइंट, प्रिजम्पशन का टाइप। 117 में कोर्ट मे प्रिज्यूम करती है, मतलब ये कोर्ट की मर्जी है, जबकि 118 में कोर्ट शैल प्रिज्यूम करती है, मतलब ये अनिवार्य है, कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। तो ये मे प्रिज्यूम्स का आखिर मतलब क्या है? सेक्शन 117 में इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कोर्ट का डिस्क्रेशन है, उसकी मर्जी है। ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन भी है, मतलब इसे झूठा साबित किया जा सकता है। कोर्ट ये मानने के लिए मजबूर नहीं है कि आत्महत्या के लिए उकसाया ही गया है। नहीं, वो केस के सारे फैक्ट्स और हालात को देखेगी, परखेगी और फिर अपनी समझ से फैसला लेगी। और अब देखिए इसका ठीक उल्टा, सेक्शन 118 का विल प्रिज्यूम। ये कानून का एक मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, मतलब अनिवार्य। यहाँ कोई मर्जी नहीं चलती। अगर प्रोसिक्यूशन ने ये साबित कर दिया कि मौत से ठीक पहले दहेज के लिए क्रूरता हुई थी, तो बस
कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा कि आरोपी ने ही दहेज हत्या की है। यहाँ कोर्ट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और सारा का सारा बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, सीधा आरोपी पर आ जाता है। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई, अब ये देखते हैं कि असल में कोर्टरूम के अंदर ये दोनों सेक्शंस काम कैसे करते हैं। इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। सेक्शन 117 का मामला कैसे आगे बढ़ता है? सबसे पहले ये देखा जाएगा कि सुसाइड शादी के 7 साल के अंदर हुआ है या नहीं। दूसरा, क्या पति या उसके रिश्तेदारों की तरफ से क्रूरता का कोई सबूत है? अगर ये दोनों बातें साबित हो जाती हैं तो कोर्ट अबेटमेंट का यानी उकसाने का अनुमान लगा सकती है। याद रखिए, सकती है, ये डिस्क्रिशनरी है। और अगर कोर्ट ने ये अनुमान लगा लिया तो फिर बोझ आरोपी पर आ जाता है कि वो साबित करे कि वो बेगुनाह है। अब जरा सेक्शन 118 का फ्लो देखिए। यहाँ सबसे पहले ये देखा जाता है कि मौत संदिग्ध हालात में हुई है। दूसरा, क्या मौत से ठीक पहले दहेज को लेकर कोई क्रूरता हुई थी? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है तो कोर्ट दहेज हत्या का अनुमान लगाएगी ही। यहाँ कोई मे या माइट नहीं है, ये मैंडेटरी है। और इसके बाद आरोपी पर इस अनुमान को गलत साबित करने का एक बहुत बहुत भारी बोझ आ जाता है। चलिए, इस फर्क को 2 असल जैसे उदाहरणों से समझते हैं तो बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए पहला केस है, एक महिला को उसके ससुराल वाले सामान्य वजहों से लगातार मानसिक तौर पर परेशान करते हैं और शादी के 5 साल के अंदर वो आत्महत्या कर लेती है। यहाँ कोर्ट सेक्शन 117 के तहत उकसाने का अनुमान लगा सकती है। ये मे प्रिज्यूम का मामला है। अब दूसरा केस देखिए। एक महिला से उसका पति और पैसे लाने के लिए लगातार मारपीट करता है, उसे तंग करता है। कुछ हफ्तों बाद वो जली हुई हालत में संदिग्ध परिस्थितियों में मर जाती है। इस केस में कोर्ट को सेक्शन 118 के तहत ये मानना ही पड़ेगा कि ये दहेज हत्या है, ये शैल प्रिज्यूम है। किसी भी कानून को और गहराई से समझना हो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इन सेक्शंस के बारे में क्या कहा है, उन्हें कैसे समझाया है। सेक्शन 117 के लिए गुरबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह का केस देखिए। इसमें कोर्ट ने साफ कहा कि क्रूरता और आत्महत्या के बीच एक नज़दीकी संबंध होना चाहिए, तभी उकसाने का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में कोर्ट ने फिर से ये बात पक्की की कि मे प्रिज्यूम का मतलब है कि ये पूरी तरह कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। अब आते हैं सेक्शन 118 पर। कंस राज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस बहुत अहम है। इसमें कोर्ट ने समझाया कि मृत्यु से ठीक पहले का मतलब क्या है। और सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि अगर सेक्शन 118 की शर्तें पूरी हो जाती हैं तो दहेज हत्या का अनुमान लगाना कोर्ट के लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इन कानूनी सिद्धांतों को समझने के लिए 2 लीगल मैक्सिम्स भी हैं। सेक्शन 117 जुड़ा है प्रिजम्प्शन जुरिस तंट्रम से। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा कानूनी अनुमान जिसे झूठा साबित किया जा सकता है। और रिबटेबल प्रिजम्प्शन मतलब कोर्ट मान तो लेगी लेकिन आरोपी सबूत देकर उसे झुठला सकता है। दूसरी तरफ सेक्शन 118 प्रिजम्प्शन जुरिस एट डी जुरे के सिद्धांत जैसा है। ये एक बहुत ही मजबूत, लगभग कंक्लूसिव प्रिजम्प्शन होता है। यहाँ एक बार शर्तें पूरी हो गई तो कोर्ट को वो बात माननी ही होगी। इसे झुठलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो आपके जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत काम का है, एक क्विक रिवीजन। एग्जाम के लिए बस इस चार्ट को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पॉइंट नंबर 1 कोर कॉन्सेप्ट। सेक्शन 117 है आत्महत्या के लिए उकसाना और सेक्शन 118 है दहेज हत्या। पॉइंट नंबर 2 सबसे जरूरी की फ्रेज, 117 में मे प्रिज्यूम और 118 में शैल प्रिज्यूम। पॉइंट नंबर 3 क्रूरता का प्रकार, 117 में कोई भी जनरल क्रूरता और 118 में सिर्फ दहेज से जुड़ी क्रूरता। और आखिर में टाइम फैक्टर, 117 में शादी के 7 साल के अंदर और 118 में मृत्यु से ठीक पहले। और हाँ, एक एग्जाम टिप जरूर याद रखिएगा, मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम के बीच का ये जो फर्क है ना, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। आपको प्रीलिम्स में इससे सीधे सीधे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और मेंस में इस पर प्रॉब्लम बेस्ड सवाल भी बन सकता है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इस पर जरूर सोचिएगा। ये कानून एक तरफ तो कमजोर महिलाओं को सुरक्षा देने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ आरोपी के लिए इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का सिद्धांत भी है। तो ये दोनों सेक्शंस इन 2 जरूरी बातों के बीच में बैलेंस कैसे बनाते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जुडिशरी, एपीओ
और दूसरे लॉ एग्जाम्स से जुड़े ऐसे ही और ज़रूरी लीगल टॉपिक्स को समझने के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। सेक्शन 119 जो जुडिशरी और एपीओ जैसी परीक्षाओं की तैयारी में आपके बहुत काम आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 119 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये सेक्शन चैप्टर 7 का हिस्सा है, जिसे हम ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि अदालत को कुछ तथ्यों का अनुमान लगाने की ये शक्ति क्यों दी गई है। सीधी सी बात है, क्योंकि कई बार आप जानते हैं सीधा सबूत मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो बस यहीं पर यह सेक्शन न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करता है। और हाँ, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से तो यह सेक्शन बेहद जरूरी है। चलिए, इस सेक्शन को और भी अच्छी तरह समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 5 हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 119 का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके कोर इंग्रेडिएंट्स को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कोर्ट में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, फिर इसके मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ क्विक रिवीजन टिप्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विवेकाधीन अनुमान या डिस्क्रेशनरी प्रिजम्पशन, आखिर ये है क्या? देखिए, इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि अदालत को ये शक्ति दी गई है कि वो अपने सामान्य ज्ञान, अपने तजुर्बे और जिंदगी के सामान्य व्यवहार के आधार पर एक लॉजिकल गेस, एक तार्किक अनुमान लगा सके। इस स्लाइड पर जो मे प्रिज्यूम शब्द दिख रहा है ना, वो इस पूरे सेक्शन की आत्मा है, उसका दिल है। इसका मतलब है कि ये कोई कंपल्सरी रूल नहीं है। अदालत किसी तथ्य का अनुमान लगाने के लिए मजबूर नहीं है। ये पूरी तरह से कोर्ट की समझ और विवेक पर निर्भर करता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये अनुमान सबूत पेश करके गलत भी साबित किया जा सकता है, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में रिब्यूटेबल कहते हैं। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कानून की अपनी भाषा में ये सेक्शन आखिर कहता क्या है। अब हम बेयर एक्ट के हिसाब से इसके ज़रूरी एलिमेंट्स का एनालिसिस करेंगे। बेयर एक्ट की ये लाइन कहती है कि अदालत किसी भी ऐसे तथ्य के होने का अनुमान लगा सकती है जिसके होने की उसे संभावना लगती है। पर यह अनुमान किस आधार पर होगा? ये 3 बातों पर आधारित होगा। पहला, प्राकृतिक घटनाओं का सामान्य क्रम। दूसरा, इंसानी व्यवहार मतलब ह्यूमन कंडक्ट। और तीसरा, पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस का सामान्य कामकाज। तो इस सेक्शन को समझने के लिए ये 3 चाबियां हमेशा याद रखिएगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। पहला, मे प्रिज्यूम, मतलब यह कोर्ट की मर्जी है, कोई मजबूरी नहीं। दूसरा, बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन, यानी ये अनुमान हवा में नहीं लगाया जाता बल्कि तार्किक आधारों पर होता है। और तीसरा, रिबटेबल, मतलब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे सबूतों से काटा जा सकता है, झुटलाया जा सकता है। कभी सोचिए कि एक जज इस शक्ति का इस्तेमाल असल में कैसे करता होगा। देखिए, सबसे पहले वो मामले के सारे फैक्ट्स को बहुत बारीकी से देखते हैं। फिर वो सोचते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर एक इंसान कैसे बिहेव करता है। इसके आधार पर वो एक लॉजिकल प्रिजम्पशन पर पहुंचते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद वो दोनों पक्षों को उस अनुमान को गलत साबित करने का पूरा मौका भी देते हैं। अब तक हमने थियरी की बात की है ना? अब देखते हैं कि असल में एक कोर्ट रूम के अंदर ये सेक्शन कैसे काम में आता है। तो सवाल वही है कि कोर्ट इस सेक्शन को प्रैक्टिकली मतलब व्यवहार में इस्तेमाल कैसे करती है। चलिए इसे एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं, जो सीधे सेक्शन के इलस्ट्रेशन ए पर बेस्ड है। मान लीजिए चोरी के फौरन बाद किसी व्यक्ति के पास से चोरी का सामान मिलता है और वो ये बता ही नहीं पाता कि ये सामान उसके पास आया कहाँ से। तो ऐसी हालत में अदालत ये अनुमान लगा सकती है कि या तो वही चोर है या फिर उसने ये माल जानबूझकर खरीदा है, ये जानते हुए कि ये चोरी का है। अब एक लैंडमार्क केस लॉ देखते हैं, टोमासो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पार्टी सबसे अच्छे सबूत को जानबूझकर छिपाती है तो अदालत ये मान सकती है कि वो सबूत उसी पार्टी के खिलाफ था। इसी को कहते हैं एडवर्स इन्फरेंस, और ये सीधे तौर पर इलस्ट्रेशन जी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसे एक और तरीके से समझते हैं, एक लीगल मैक्सिम से, जो है ओमनिया प्रेज्यूमुंटर रिटी एस्से एक्टा। इसका सरल सा मतलब है कि हम ये मानकर चलते हैं कि जितने भी सरकारी काम हैं वो सही तरीके से ही किए गए होंगे। जैसे अगर कोई सरकारी नोटिस जारी हुआ है तो ये माना जाएगा कि उसे जारी करने की पूरी प्रक्रिया सही थी जब तक कि कोई इसे गलत साबित ना कर दे। ये प्रिंसिपल इलस्ट्रेशन ई से जुड़ा है। चलिए अब अपनी चर्चा को कुछ और जरूरी क्लैरिफिकेशंस और नए कानूनी ढांचे में इस सेक्शन की जगह की ओर लेके चलते हैं।
परीक्षा के लिए ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। सेक्शन 119 जो है वो सबूत का एक नियम है। ये कोई दंडनीय धारा यानी पीनल सेक्शन नहीं है। इसका काम जज को सबूतों को समझने और फैसला लेने में मदद करना है। ये किसी को सजा नहीं देती। और हाँ, एक जरूरी अपडेट भी है। पुराने एविडेंस एक्ट का ये प्रावधान नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भी मौजूद है, लेकिन अब यह आपको सेक्शन 116 के तहत मिलेगा। कॉन्सेप्ट वही है, बस सेक्शन नंबर बदल गया है। इसे ध्यान में रखिएगा। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो खास तौर पर जुडिशरी और एपीओ के एस्पिरेंट्स के लिए है। चलिए अब कुछ एग्जाम टिप्स पर नजर डालते हैं। प्रीलिम्स में आपको सीधे सेक्शन नंबर और इसके इलस्ट्रेशंस पर सवाल मिल सकते हैं, ये बहुत कॉमन है। और मेंस के लिए इलस्ट्रेशन ए यानी चोरी के सामान वाला केस या जी सबूत छिपाने वाला केस, इन पर बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार रहें। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। सेक्शन नंबर क्या है? 119। इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? मे प्रिज्यूम यानी अदालत का विवेक। इसका नेचर कैसा है? डिस्क्रिशनरी है और रिबर्टेबल है। और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर इसके इलस्ट्रेशंस। जुडिशरी, एपीओ और दूसरी कानून से जुड़ी परीक्षाओं पर ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन से जुड़े रहिएगा। यहां हम कानून के मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी एकदम आसान बना देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नए क्रिमिनल लॉज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में। एक ऐसा सेक्शन जो हमारी न्याय प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 120 की। देखिए, ये सेक्शन रेप के मुकदमों में प्रिजम्पशन ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट यानी सहमति के अभाव की धारणा से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस सेशन में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 120 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके कोर इंग्रेडिएंट्स को तोड़कर समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कोर्ट में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, इसकी एविडेंशियल वैल्यू और इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं और इस सेक्शन के जो मूल तत्व हैं, जो कोर इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये कानून कहता क्या है। ये जो लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस सेक्शन का दिल है। एकदम सरल भाषा में इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर किसी रेप केस में ये बात साबित हो जाती है कि हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, और जो महिला है वो कोर्ट में अपने बयान में साफ साफ कह देती है कि मैंने सहमति नहीं दी थी, तो बस कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा कि सहमति नहीं थी। अच्छा, तो इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए आप कह सकते हैं 4 जरूरी शर्तें हैं। पहली, केस रेप का होना चाहिए। दूसरी, ये साबित हो जाना चाहिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। तीसरी, विक्टिम का कोर्ट में ये बयान कि मेरी सहमति नहीं थी। और चौथी, और ये सबसे जरूरी है, मैंडेटरी प्रिजम्पशन, मतलब ये एक अनिवार्य धारणा है, कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं है, उसे ये मानना ही होगा। अब जरा इस लीगल प्रिजम्पशन के फ्लो को समझिए, ये कैसे काम करता है। स्टेप 1, सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव हो गया। स्टेप 2, विक्टिम ने कोर्ट में गवाही दी कि मैंने सहमति नहीं दी थी। अब जैसे ही ये दोनों बातें पूरी होती हैं ना, तुरंत स्टेप 3 एक्टिवेट हो जाता है और कानून कहता है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, मतलब कोर्ट को यह मानना ही पड़ेगा कि सहमति नहीं थी। कोई मे प्रिज्यूम नहीं, शैल प्रिज्यूम। तो थ्योरी तो हमने समझ ली। अब जरा देखते हैं कि असल में कोर्ट की कार्यवाही में, रियल लाइफ केसेस में ये सेक्शन काम कैसे करता है। तो सवाल ये है कि ये कानून अदालतों में प्रैक्टिकल रूप से कैसे काम करता है। चलिए इसे कुछ सिनेरियो से समझते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए पहला सिनेरियो है, सेक्सुअल इंटरकोर्स साबित हो चुका है और विक्टिम कोर्ट में साफ मना कर देती है कि सहमति नहीं थी। बस प्रिजम्पशन तुरंत ट्रिगर हो जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो देखिए, मान लीजिए मेडिकल एविडेंस से एक्ट कंफर्म हो गया और विक्टिम ने सहमति से इनकार कर दिया, तो भी ये प्रिजम्पशन लागू होगा। और तीसरा, ये बहुत कॉमन है, अगर अक्यूज्ड कहता है कि सहमति थी लेकिन विक्टिम मना कर रही है, तो कानून का जो झुकाव है वो विक्टिम के बयान की तरफ होगा और ये प्रिजम्पशन उसके हक में काम करेगा। इस सब्जेक्ट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, राय संदीप एट दीपू वर्सेस स्टेट। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये प्रिंसिपल सेट किया कि अगर विक्टिम की गवाही, उसकी टेस्टिमोनी क्रेडिबल है, मतलब भरोसे के लायक है, तो वो अकेली गवाही ही सजा दिलाने के लिए काफी हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह का एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह।
इसमें कोर्ट ने कहा कि रेप के केस में विक्टिम की गवाही को बहुत बहुत सीरियसली लेना चाहिए, उस पर यूं ही हल्के में शक नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों ही केसेस विक्टिम की टेस्टिमोनी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। अच्छा, यहां एक लीगल मैक्सिम समझना भी बहुत जरूरी है, ऑडी ऑल्टरैम पार्टेम। इसका सीधा सा मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। देखिए, इसका मतलब यह है कि हां, कानून विक्टिम के पक्ष में एक मजबूत प्रिजम्पशन तो बना रहा है, लेकिन नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत यह भी कहता है कि अक्यूज्ड को भी अपनी बात रखने का और इस प्रिजम्पशन को सबूतों से काटने का पूरा पूरा हक है। तो याद रखिएगा, यह प्रिजम्पशन एब्सोल्यूट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सेक्शन की एविडेंशियल वैल्यू और इसके कानूनी इंप्लीकेशंस के बारे में। देखिए, सेक्शन 120 की एविडेंशियल वैल्यू बहुत ज्यादा है। पहला, ये एब्सेंस ऑफ कंसेंट का एक मैंडेटरी प्रिजम्पशन क्रिएट करता है। दूसरा, ये विक्टिम की टेस्टिमनी को प्राइमरी एविडेंस के तौर पर और मजबूत बनाता है। और तीसरा, और ये गेम चेंजर है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट कर देता है। अब प्रोसिक्यूशन को नहीं, बल्कि अक्यूज्ड को यह साबित करना होगा कि सहमति थी। अगर हम इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इससे प्रोसिक्यूशन का जो शुरुआती बोझ है वो काफी कम हो जाता है। ये विक्टिम की गवाही की क्रेडिबिलिटी को कानूनी सहारा देता है। इसकी वजह से अब अक्यूज्ड को बहुत ही मजबूत रिब्यूटल एविडेंस लाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, ये विक्टिम को सबूतों की जो मुश्किल प्रक्रिया होती है उससे बचाता है। तो अब हम आ गए हैं अपने डिस्कशन के आखिरी हिस्से में। यहां हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये सेक्शन जुडिशरी और एपीओ दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में यहां से कैसे सवाल बन सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम के बीच का फर्क आपसे पूछा जा सकता है। मेंस में आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है, जहां एक सिनेरियो देकर पूछेंगे कि सेक्शन 120 का प्रिजम्पशन कैसे अप्लाई होगा। और हाँ, इंटरव्यू में आपसे इस प्रोविजन के विक्टिम सेंट्रिक नेचर पर आपकी राय पूछी जा सकती है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए एकदम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बस 3 बातें याद रखनी है। पहला, सेक्शन नंबर 120 बीएनएस। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट जो है मैंडेटरी प्रिजम्पशन ऑफ नो कंसेंट। और तीसरा, 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज, गुरमीत सिंह और राय संदीप। बस इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा कि क्या सेक्शन 120 विक्टिम के अधिकारों और अक्यूज्ड के अधिकारों के बीच एक सही बैलेंस बना पाता है? इस पर जरूर सोचिएगा। तो जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर ऐसे ही फोकस्ड कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।